अध्याय 13 सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए कौन कौन सी 3 शर्तें आवश्यक हैं। उनमें से पहली शर्त थी कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई की जा सके। दूसरी शर्त थी कि विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त होना चाहिए। और तीसरी शर्त थी कि कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। अब पढ़ते हैं इस अध्याय का शेष भाग। मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्रवाद के सफल संचालन के लिए चौथी शर्त आवश्यक है, वह है कि हम विधान संबंधी नैतिकता का पालन करें। विधान अर्थात कानून संबंधी नैतिकताओं का पालन करें। बहुत से लोगों के मन में विधान के लिए बड़ा उत्साह है। मैं उन लोगों में से हूँ जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार हैं, कम से कम नए सिरे से इसकी रचना के लिए। अर्थात पुराने समय से जो कानून संबंधी नियम चले आ रहे हैं उनको हटाकर और नए कानून रचे जाएं, इसके लिए अम्बेडकर कह रहे हैं कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे विधान में कानूनी व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज़ को हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं उसका अस्थिपंजर मात्र है। अस्थिपंजर मात्र से तात्पर्य है केवल ढांचा है, नियम बना दिए हैं लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। इंग्लैंड में यह बात विधान की मर्यादा कहलाती है। मर्यादा का अर्थात है कानून कायदे, और लोगों को खेल के नियमों का पालन करना ही चाहिए। एक दो बातें जो इस समय मुझे याद आ रही है मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की, बगावत अर्थात विद्रोह किया, तो उस समय उनका नेता वाशिंगटन था। जो विद्रोह करने वाले व्यक्ति थे उनका लीडर जो था, नेता था, वो वाशिंगटन था। यह कहने से कि वाशिंगटन उनका नेता था, अमेरिकी जीवन में जो उसका वास्तविक स्थान था हमें स्पष्ट नहीं होगा। वाशिंगटन उनका देवता था, वाशिंगटन उनका भगवान था। यदि आप उसका जीवन चरित्र और इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि विधान की रचना होने पर वाशिंगटन ही अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया। जब उसकी अवधि समाप्त हो गई तो क्या हुआ, उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होने से इनकार कर दिया। मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि यदि वाशिंगटन 10 बार भी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हुआ होता तो वह हर बार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाता। अर्थात वो इतना लोकप्रिय नेता था कि वो हर बार ही चुनाव जीत सकता था। चुनाव जीतना तो दूर है, निर्विरोध चुना जाता, प्रत्येक व्यक्ति उसका समर्थन करता, वो इतना अच्छा व्यक्ति था। लेकिन दूसरी बार उसने खड़ा होने से इनकार कर दिया। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसका उत्तर था, प्रियवर, आप भूल गए हैं कि हमने इस विधान को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। हमने यह विधान इसलिए बनाया है कि हम कोई वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते थे, हम कोई पैतृक शासन नहीं चाहते थे, हम कोई अनन्य शासक या डिक्टेटर भी नहीं चाहते थे। अनन्य अर्थात एकमात्र शासक पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासन करता रहे, और डिक्टेटर अर्थात तानाशाह जो नियम भी खुद ही बनाता है और उनका पालन करवाता है। तो हम ऐसा कोई शासन इंग्लैंड में नहीं चाहते थे। यदि इंग्लैंड के राजा की अधीनता त्याग कर आप लोग इस देश में आकर भी मुझको ही प्रतिवर्ष प्रति काल विभाग अपना प्रेसिडेंट बनाए रहने लगे, मेरी ही पूजा करने लगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? जब आप मुझे ही इंग्लैंड के राजा का स्थानापन्न बना देते हैं तब आप क्या कह सकते हैं कि आपने उसके अधिकार के प्रति विद्रोह किया है? अर्थात अम्बेडकर कहना चाहते हैं कि लोगों ने इंग्लैंड के राजा का विद्रोह करके वहाँ का जो वंश परंपरागत शासन था उसको समाप्त करके और वाशिंगटन को अपना लीडर बनाया, उसको अपना शासक बनाया। तो वाशिंगटन कह रहे हैं कि यदि बार बार मैं ही राजा बनता रहा तो पुराने राजा और मेरे राजा होने में क्या अंतर रहा, और आपने जो उसका विद्रोह किया है उसका क्या तात्पर्य हुआ? तो वाशिंगटन कहना चाहते हैं कि शासक को बदलते रहना चाहिए। उसने कहा, आपका मेरे प्रति जो विश्वास है, जो भक्ति भाव है, उसके कारण आप चाहे मुझ पर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए दबाव डालने पर मजबूर हों, लेकिन जब मैंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि हमें वंशानुगत शासन नहीं चाहिए, तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर भी दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं नैतिक ज्ञान, अर्थात नीति पर चलने वाला व्यक्ति। अंत में लोगों ने उन्हें कम से कम एक ही बार और खड़े होने के लिए राजी कर लिया। लोगों ने उनसे कहा कि जब तक दूसरा आपकी तरह का शासक न हो तब तक आप एक बार और
इस राज्य का शासन संभालें। उन्होंने मान लिया, लेकिन जब तीसरी बार वे फिर आग्रह करने गए तो उसने धता बता दिया अर्थात साफ मना कर दिया। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं। आप 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं, जिनका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया था। उस समय वहाँ बड़ा भारी विवाद चल रहा था। प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है, जबकि वह यह भी नहीं चाहता कि वह औरत रानी मानी जाए, अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है और उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़ेगा। श्री वाल्डविन बादशाह के उस औरत से शादी करने का विरोधी था। इंग्लैंड में जो विवाद चल रहा था, तो उस विवाद के अनुसार राजा अपनी पसंद की औरत से शादी नहीं कर सकता था, और यदि करेगा तो उसे वो राज्य या शासन छोड़ना पड़ेगा। तो वाल्डविन जो थे वो बादशाह के उस औरत से शादी करने का विरोधी था। वह किसी तरह राजी नहीं हो सकता था। उसने कहा, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम्हें राजगद्दी छोड़ देनी पड़ेगी। हमारा मित्र चर्चिल 8वें एडवर्ड का मित्र था। वह उसे उत्साहित कर रहा था। उस समय मजदूर दल विरोधी में दल में था, उनका बहुमत न था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मजदूर दल ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया था कि क्या यह अच्छा न होगा कि इसी बात को लेकर वाल्डविन को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। अर्थात यदि राजा में कुछ भी कमी दिखाई देती है तो उसका विरोध करने के लिए वो एक बहुत अच्छा विषय मिल जाएगा। लेकिन मुझे याद है कि स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की ने हेराल्ड में कई लेख लिखकर मजदूर दल के किसी ऐसे प्रयास की निंदा की। उन्होंने कहा, हमारी यह परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही चाहिए। यदि हम इस प्रश्न को खड़ा करके श्री बाल्डविन को हरा देंगे तो ऐसा करना हमारी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को ही बल मिलेगा। मजदूर दल ने उनकी सलाह मानी और कुछ नहीं किया। यदि आप अंग्रेजों का इतिहास पढ़ें तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमज़ोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा और प्रजातंत्र की हानि होगी। जो व्यक्ति सत्ता में है, जो शासन में है, यदि उसकी कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी को आधार बनाकर और विपक्षी दल उसके विरोध में खड़ा हो जाए, ऐसा करना विधान की नीति के विरुद्ध है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक और बात है जो अत्यंत आवश्यक है, और वह यह है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न हो। अल्पमत का हमेशा यह विश्वास बना रहना चाहिए कि यद्यपि शासन की बागडोर बहुमत के हाथ में है, तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंच रही है और अल्पमत पर कोई अनुचित प्रहार नहीं किया जा रहा है। अम्बेडकर कहना चाहते हैं कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण बात और है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिए। अर्थात शासन में जो भी सरकार होती है वो बहुमत से जाती है, तो बहुमत कभी भी अल्पमत की उपेक्षा न करे, उसको हानि न पहुंचाए। अल्पमत अपनी बात कहने का अधिकारी है और उसके अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए। यह एक ऐसी बात है कि जिसका ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बहुत ख्याल रखा जाता है। आप में से काफ़ी लोगों को इंग्लैंड के 1831 के चुनावों के परिणाम याद होंगे। उस समय श्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने मजदूर दल से त्यागपत्र दे दिया था और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। चुनाव आया तो जिस मजदूर दल के मैं समझता हूँ 150 सदस्य थे, 650 की कुल सदस्य संख्या में से केवल 50 रह गए। श्री बाल्डविन प्रधानमंत्री बने, तब मैं वहीं था, लेकिन मैंने एक बार भी कहीं यह नहीं सुना कि मजदूर दल के इन 50 जनों के अल्पमत ने, जो कि अनुदार दल के बहुमत की तुलना में बहुत ही अल्पमत था, कभी इस बात की शिकायत भी की हो कि उन्हें उनके बोलने के अधिकार से वंचित रखा गया या विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया अथवा प्रस्ताव उपस्थित करने की सुविधा नहीं दी। अब जरा आप अपनी पार्लियामेंट की ओर देखें। यह जो विरोधी पक्ष के लोग लगातार निंदा का प्रस्ताव या कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव लाते रहते हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन तब भी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि चाहे निंदा का प्रस्ताव हो या चाहे कार्य स्थगन करने का प्रस्ताव हो, शायद ही कभी किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ होगा। अर्थात हमारे यहाँ पर
क्या होता है कि जो अल्पमत होता है उसके किसी भी प्रस्ताव या विरोध पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सत्ता पक्ष केवल अपने ही विचारों को और अपने ही नियमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करती रहती है। मुझे इससे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। जब मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे एक अवसर नहीं दिखाई देता जब अध्यक्ष ने किसी कार्य के स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति न दी हो। यदि सरकारी आज्ञा ही हो तो दूसरी बात है। जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था तो हमारे मित्रों में से कुछ, श्री मोरारजी, श्री मुंशी तथा खरे और दूसरे कुछ लोग सत्तारूढ़ थे, अर्थात सत्ता में थे। उन्होंने एक भी बार किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। लेखक कहना चाहते हैं कि मैं विधानसभा का सदस्य था और विरोधी पक्ष यदि कोई काम रोको प्रस्ताव लाता था तो पक्ष में या सत्ता में रहने वाले लोग उस पर चर्चा नहीं होने देते थे। या तो हमारे मित्र श्री मावलंकर, जो उस समय अध्यक्ष या स्पीकर थे, उसे विधान बाह्य कहकर सहायक हो जाते थे। अर्थात ये लोग समर्थन करते थे कि विपक्ष यदि कोई विचार विमर्श के लिए बिंदु ला रहा है या काम रोको प्रस्ताव ला रहा है तो उसे हम नहीं मानेंगे। तो जो स्पीकर होता थे वो भी उसको विधान बाह्य, अर्थात ये उसकी विधान सभा के क्षेत्र से बाहर है मुद्दा, ऐसा कहकर उसे मना कर देते थे। या जैसा उन्होंने स्पीकर स्वीकार किया, मिनिस्टर विरोध कर देते थे। या तो स्वयं स्पीकर कह देता था कि विधानसभा से बाहर का क्षेत्र मामला है और उसको मानते नहीं थे, या फिर उनके जो मंत्री होते थे वो बहुमत में जो होते थे वो विरोध कर देते थे और वो बात वहीं की वहीं दब जाती थी। आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तब क्या करना होता है। जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लाता है, उसमें जो भी नियमित संख्या होती है तदनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर उपस्थित करने पड़ते हैं। यह हो सकता है कि यदि सरकार इस बात का निश्चय कर ले कि वह ऐसे सब काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर से उपस्थित किए जाते हैं जो 4, 5, 6 जैसी अल्प संख्या में लोकसभा के सदस्य हैं, तो अल्पमत रखने वाली जातियों या वर्गों को कभी भी ऐसा अवसर न मिलेगा कि वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकें। इसका परिणाम क्या होता है? इन अल्पमतों में इस प्रकार की विधान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है, अर्थात वो पूरे शासन का ही विरोध करने लग जाते हैं या जो संविधान है उसका ही विरोध करने लग जाते हैं जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि बहुमत कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्पमत के प्रति उसका निरंकुश व्यवहार कहा जा सके, अर्थात बहुमत को अल्पमत की ओर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। मैं एक ही बात कहूँगा और उसके बाद अपना भाषण बंद कर दूंगा। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समाज नैतिक नियमों का पालन करे। कुछ ऐसा हुआ है कि राजनीतिक शास्त्र के आचार्यों ने शायद प्रश्न के इस पहलू पर कभी विचार ही नहीं किया है। उनकी दृष्टि में नीतिपरायण होना एक बात है और राजनीति दूसरी। आप राजनीति सीख सकते हैं लेकिन नीति के विषय में कोरे अज्ञानी बने रह सकते हैं, मानो राजनीति बिना नीति के ही सफल हो सकती हो। मुझे तो यह एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम होती है। तो प्रजातंत्र में होता क्या है? हम एक स्वतंत्र सरकार में प्रजातंत्र की चर्चा प्राय करते हैं। स्वतंत्र सरकार से हमारा क्या अभिप्राय होता है? इसका मतलब है कि जीवन के विशाल क्षेत्र में लोग बिना कानून के हस्तक्षेप के अपना रोज का कारोबार चला सकते हैं, और यदि कानून बनाना पड़े तो कानून बनाने वाले का यह विश्वास है कि वो समाज विशेष इतना सदाचार परायण अवश्य होगा कि उसमें उस कानून का पालन हो सके। जिस एक आदमी ने प्रजातंत्र के इस पहलू पर भी ध्यान दिया है वह, मैं समझता हूँ कि लास्की महाशय हैं। अपने एक ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्रजातंत्र में यह मानकर चला जाता है कि समाज नीति परायण है, अर्थात नीति कानून को मानने वाला है। यदि समाज नीतिपरायण न हो तो प्रजातंत्रवाद टिका नहीं रह सकता, जैसा इस समय हमारे अपने देश में हो रहा है। अंतिम बात, मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता वह है कि लोगों में सार्वजनिक अंतरात्मा हो। सार्वजनिक अंतरात्मा का तात्पर्य है कि किसी अन्याय या अनुचित कार्य के विरोध का भाव सभी देशवासियों में होना चाहिए। उस देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को लेकर जागरूक हो कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना होना चाहिए, अनुचित कार्य का विरोध होना चाहिए।
इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ न कुछ अन्याय हर देश में होता है, लेकिन अन्याय की मात्रा समान नहीं है। कुछ देशों में अन्याय का प्रभाव बहुत अधिक है, कुछ ऐसे भी हैं जो अन्याय के बोझ से एकदम पिसे जा रहे हैं। बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात ले सकते हैं। इन लोगों को कुछ ऐसे अन्यायों को सहन करना पड़ा है जिन्हें ईसाइयों को कभी सहन नहीं करना पड़ा। इसका परिणाम यही हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को ही संघर्ष करना पड़ा। इंग्लैंड के ईसाइयों ने कभी मदद नहीं की। वास्तव में वे तो इसे पसंद करते थे। ईसाई लोग यहूदियों पर जो अत्याचार होता था उसे पसंद करते थे। वास्तविक बात तो यह है कि वह इस अन्याय को पसंद करते थे। इंग्लैंड के एक ही आदमी ने यहूदियों की सहायता की। वह आदमी इंग्लैंड का बादशाह था। वहाँ का जो राजा था उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि यहूदियों के साथ, उनके राज्य में यहूदियों के साथ अन्याय हो, अत्याचार हो। ये वहाँ के राजा को अच्छी नहीं लगती थी। यह बात असाधारण लगेगी। असाधारण से तात्पर्य है हमें अजीब सी लगेगी कि जब इंग्लैंड में यहूदियों पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो वहाँ के ईसाई लोगों को ये बात पसंद है, लेकिन राजा ईसाई होते हुए भी वो इस बात को गलत समझता था, इसलिए ये असाधारण लगेगी। लेकिन इसका कारण भी असाधारण था, और वह यह था, पुराने ईसाई कानून के अनुसार कोई यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। वहाँ पर पहले से ही कानून बना हुआ था कि यदि यहूदी बच्चा अपने पिता की जायदाद में से हिस्सा मांगना चाहता था या उसका अधिकार मांगना चाहता था तो वो नहीं ले सकता था, क्योंकि वहाँ ऐसा कानून बनाया हुआ था कि पिता के मृत होने के बाद जो जायदाद होती थी वो शासन के पास चली जाती थी या राजा की हो जाती थी। किसी और कारण से नहीं, केवल एक इसी कारण से कि वो यहूदी था, ईसाई नहीं था। अर्थात जातिगत भेदभाव होता था वहाँ पर। जो भी बची कुची संपत्ति हो, राज्य की ओर से उसका हकदार राजा होने के कारण वह संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी। राजा को यह सब अच्छा लगता था, वह प्रसन्न था। जब किसी मृत यहूदी की संतान अपना प्रार्थना पत्र लिए राजा के पास पहुंचती थी तो राजा उनके मृत पिता की जायदाद में से थोड़ा सा कुछ उनको दे देता था और शेष अपने लिए रख लेता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी किसी अंग्रेज ने यहूदियों की मदद नहीं की और यहूदियों को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ा। सार्वजनिक अंतरात्मा के न होने का यह एक उदाहरण है। अर्थात यहाँ पर देशवासियों को उन्हीं के देश में रहने वाले कुछ लोगों के प्रति अन्याय या अनुचित कार्य का समर्थन प्राप्त था। सार्वजनिक अंतरात्मा उस अंतरात्मा को कह सकते हैं जो हर अन्याय को देखकर विचलित हो उठती है। वह इस बात की परवाह नहीं करती कि उस अन्याय का शिकार किसे होना पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से उन अन्याय से कष्ट होता हो या न होता हो, जो कोई भी उस अन्याय का भाजन हो, उसे उस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। सार्वजनिक अंतरात्मा से तात्पर्य है कि अन्याय चाहे स्वयं के साथ नहीं हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें उस अन्याय का विरोध करना चाहिए। आप अफ्रीका का उदाहरण लें, एकदम ताज़ा उदाहरण। वहाँ जो लोग कष्ट पा रहे हैं वे भारतीय हैं क्या? नहीं हैं। श्वेत चमड़ी वालों को कुछ असुविधा नहीं है, तो भी रेवरेंड स्कॉट जो स्वयं श्वेत चमड़ी वाला है इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा है। दक्षिणी अफ्रीका में नस्ल भेद बहुत अधिक मात्रा में रहा था। काले और गोरे का वहाँ पर भेद था। सफ़ेद चमड़ी वाले काली चमड़ी वाले लोगों को या श्वेत वर्ण श्याम वर्ण वाले लोगों को अधिकार नहीं देते थे। फिर भी ये जो अन्याय हो रहा था, इस अन्याय का जो पक्षधर था वो स्वयं ही श्वेत चमड़ी वाला व्यक्ति है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा है कि बहुत से लड़के लड़कियों ने जो स्वयं श्वेत जातियों के हैं भी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के संघर्ष में भाग लिया। यही सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता आपको व्यर्थ चोट पहुँचे, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम कितने भुलक्कड़ हैं। हम दक्षिणी अफ्रीका की चर्चा करते हैं। मैं अपने मन में सोचता रहा हूँ कि हम जो दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति के विरुद्ध इतना बायबेला मचाते हैं, बायबेला अर्थात शोर मचाते हैं, जानते हैं कि हमारे हर गांव में दक्षिणी अफ्रीका है। अर्थात हमारे देश के हर छोटे छोटे गांव कस्बे में इस तरह का भेदभाव होता रहा है। वह वहाँ है, हमें केवल जाकर उसे देखने की ज़रूरत है। हर गांव में दक्षिणी अफ्रीका है, लेकिन तब भी मैंने शायद ही किसी को देखा हो जो स्वयं दलित वर्ग का न हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर उठ खड़ा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है।
यदि यही होता रहा तो हम अपने में और अपने भारत में ही कैदी बने रहेंगे। अर्थात यदि सवर्ण वर्ग के लोग दलित वर्ग के साथ अन्याय करते हैं, तो यदि सार्वजनिक अंतरात्मा हमारे अंदर है तो सवर्ण होते हुए भी हमें दलित वर्ग का पक्ष लेना चाहिए, अन्याय का डटकर विरोध करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने ही देश में कैदी बने रहेंगे। कैदी अर्थात जो कुछ भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, उस तरह की हमारी मानसिकता हो जाएगी। अल्पमत वाले जो इस अन्याय के तले पिस रहे हैं, बहुमत वालों से कभी किसी प्रकार की सहायता न प्राप्त करेंगे जिससे वे इस अन्याय से मुक्त हो सकेंगे। इन सब से भी विद्रोह की भावना बढ़ती है, जिससे फिर प्रजातंत्रवाद को खतरा पैदा हो जाता है। अर्थात सीमा से अधिक अन्याय हो जाता है तो जो अन्याय सहन करता है वो किसी न किसी दिन विद्रोही जरूर बनता है, और जब विद्रोह की भावना बलवती होती है तो हमारा जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वो खतरे में आ जाता है। जो कुछ मैंने कहा वह कोई ऐसे पिटाए स्थिर सिद्धांत नहीं है जिनका किसी राजनीतिक शास्त्रज्ञ ने आविष्कार किया हो। भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिक इतिहासों का अध्ययन करने से मेरे अपने मन पर जो संस्कार पड़ा, यह सब उसी का चित्र मात्र है। मेरा विश्वास है कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक शर्तें हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र हमारा सफल हो, तो ये जो भेदभावपूर्ण नीति है, अन्याय है, अत्याचार हैं, ये सब बंद होना चाहिए। इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रजातंत्र की सफलता के लिए कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। पहली है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होने चाहिए तथा सरकार का निषेध होना चाहिए। प्रजातंत्र में शासक दल की गलत नीतियों पर नियंत्रण के लिए विरोधी दल होना चाहिए जो सशक्त हो, जिसकी बात मानी जाए। कानून की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए, और जो शासनरूढ़ पार्टी है या सत्ता में जो दल है वो पक्षपात न करे। सरकार को, कार्यपालिका को स्वतंत्र रूप से काम देने चाहिए। प्रजातंत्र में सभी को विधान संबंधी नैतिकता का पालन करना चाहिए। अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार कभी भी नहीं होना चाहिए। राजनीति और नैतिकता को एक ही मानना चाहिए। यदि राजनीति और नैतिकता अलग अलग मानी जाएगी तो बिना नैतिकता के राजनीति दूषित हो जाती है। और प्रजातंत्र की सफलता के लिए सार्वजनिक अंतरात्मा का होना भी बहुत आवश्यक है।